जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत में कॉर्न बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन स्कोप और फ़ायदे की। हाल के बरसों में मुल्क ने फ्यूल सेक्टर में इंडिपेंडेंट बनने की नई पहल की है और इसी सिलसिले में एथेनॉल जो है वो एक अहम ऑल्टरनेटिव के तौर पर उभर कर सामने आया है। जो कॉर्न बेस्ड एथेनॉल है वो न सिर्फ फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करता है बल्कि रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट देता है। हालिया बरसों में भारत सरकार अपने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP प्रोग्राम के जरिए ईंधन के साथ कॉर्न एथेनॉल के मिक्स्ड यूज़ को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठा चुकी है। तो क्या है भारत में कॉर्न एथेनॉल का मौजूदा मंजरनामा और क्या है इसके फ़ायदे, इसी को गहराई से हम समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर टीकम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और सीनियर साइंटिस्ट शंकर लाल जाट हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर लाल जी, वेलकम टू द स्टूडियो। पहला सवाल मैं टीकम सिंह जी आप ही से जानना चाहती हूँ जी। हम बात कर रहे हैं कॉर्न बेस्ड एथेनॉल और फिर उसका ईंधन में भी उपयोग होगा। अगर हम देखें तो हमारी तो क्योंकि डिपेंडेंसी जो है, जो भी हमारे जितने भी अब तक फ्यूल रहे हैं, जिस तरह के भी हमने ईंधन अपने अलग अलग जगहों पर क्योंकि इस्तेमाल होता है उस फ्यूल का, वो बहुत ही क्लीशे रहे हैं। उसमें हम पेट्रोल, डीजल और इस तरह के जो भी फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम कहते हैं उनका हम जिक्र कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कॉर्न उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा और एक तरह से पूरा ये गेम चेंजर हम इसको कह सकते हैं कि साबित हो सकता है। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? बिल्कुल। इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हम देख रहे हैं और सरकार की भी जो पॉलिसी है कि आने वाले समय में, क्योंकि जो फॉसिल्स फ्यूल हम आयात करते हैं उसमें बहुत अधिक जो अमाउंट है हमारा जो बाहर जाता है आयात करने के रूप में, तो काफ़ी हमारी जो पैसा है जो बाहर जाता है, अगर हम यही इसका कुछ अमाउंट हम अगर रिप्लेस कर सकें एथेनॉल के माध्यम से, तो काफ़ी मात्रा में हम हमारा जो पैसा है उसको बचा सकते हैं और हमारे जो किसानों की, यहाँ जो छोटे किसान हैं उनकी जो माली हालत है वो सुधर जाएगी, उपभोक्ताओं की भी सुधरेगी और बहुत सारे जो फ़ायदे हैं इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के, पेट्रोल के साथ में मिक्सिंग करने के, वो साथ में आएंगे। उससे जो एक सर्कुलर इकोनॉमी की जो अवधारणा है वो बनेगी। इसमें सभी लोग इसमें फ़ायदे में रहेंगे। अपना जो बाहर आयात पे जो निर्भरता है वो कम होगी और हमारे अपने जो साधन हैं वो डेवलप होंगे। बिल्कुल। शंकर लाल जी, जो हमारा किसान है, जो हमारा फार्मर है, वो कितना जागरूक है, वो कितना अवेयर है इन सब बातों को लेकर कि क्योंकि अल्टीमेटली तो अगर हम देखें तो वहाँ जो हमारा फार्मर है जो कि अलग अलग तरह के अभी तक की जो चाहे वो खाने पीने के हों, अनाज हो, इस तरह की चीज़ें उगाता था और उसमें मक्का भी ऑब्वियस है उगाता ही था, लेकिन उसका जो यूसेज है वो अलग तरह का था। लेकिन अब जो यूसेज है उसका, हम एथेनॉल के तौर पर अगर उसका यूसेज कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन से लेकर, उसके मार्केटिंग से लेकर और उसका उस जगह पर पहुंचना जहां पर कि उसको उससे ईंधन निकाला जाएगा, कुछ चीज़ों का मिक्स है ये। तो कितना हमारा अवेयर है फार्मर इसको लेकर और कितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये जो कॉर्न एथेनॉल है ये? देखिए, जो भारत में जो मक्का को इथेनॉल के रूप में यूज़ करने की जो अनुमति दी वो अक्टूबर 2023 के बाद दी गई, ठीक है। उससे पहले हमारे पास जो भारत की सबसे पहली बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2003 में, जिसके अंदर हमने बताया था कि हम लोग इथेनॉल पे जाएंगे, ऐसे फ्यूल पे जाएंगे जो रिन्यूएबल हो, जो वापस हम जनरेट कर सकें। फॉसिल फ्यूल्स को हम जितना कम कर सकें उतना कम करेंगे, ठीक है।
तो जैसे 3 से लेकर हम 23 तक आए, 20 साल तक ऐसे चलता रहा। 2018 के अंदर फिर रिन्यूड बायोफ्यूल पॉलिसी आई, जिसके अंदर ये इम्फेसिस दिया गया कि हमारा टारगेट है 2025 तक 2030 तक हम 20% और 2035 तक हम 30% करेंगे। तो सरकार ने ये निर्णय 2022 में लिया कि हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत धीरे चल रहे हैं या हमारा पेस धीरे है, या उन्होंने बोला कि जिस तरह से हमने प्रोग्रेस की है तो 2023 तक आते आते हम लगभग 10% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर चुके थे। फिर उसके बाद बोला नेक्स्ट 10% कैसे जाना है। तो जो इनके पास जो फ्यूल था उसमें भाई ये ना, जैसे आप अभी को बोल रहे थे कि वो घर की मुर्गी वाली बात हुई थी ना, कि आप बोलते हो कि यार उनका थोड़ा वो पूरा जो एग्जॉस्ट कर चुके थे, और क्योंकि शुगर केन का हम जानते हैं कि लिमिटेड, भाई ये ना, जैसे आप अभी को बोल रहे थे कि वो घर की मुर्गी वाली बात हुई थी ना, सप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार ने सोचा कि हम ईंधन को ले जाने के लिए जब ईंधन को यूज़ करेंगे तो मतलब ये कहीं से कहीं इकोनॉमिकल नहीं है। तो लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजप्शन के बेस के ऊपर इन्होंने फिर FCI का जो कट ग्रेन राइस है उसको अलाउ किया। उसकी भी अपनी कैपेसिटी है और 2 से 3 मिलियन टन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। फिर उन्होंने मक्का के ऊपर बोला कि मक्का को करना है। अब मक्का क्यों करनी है? अगर विश्व में हम देखें तो विश्व में लगभग सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किसी खाद्यान्न का होता है वो मक्का का होता है। 1230 मिलियन टन। जो दूसरे नंबर का जो खाद्यान्न है 800 और 750 मिलियन टन के आसपास, वो है चावल और गेहूं। अब आप देखिए भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है 357 मिलियन टन। तो आपका जो इतना गैप है कि फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो ये क्यों है कि बेसिकली जो मक्का है वो इंडस्ट्रियल क्रॉप है, तो इसका जो 40% भाग है वो अमेरिका पैदा करता है, और उसका 150 मिलियन टन मक्का को प्रति वर्ष वो इथेनॉल बनाता है। तो वहाँ से सारे क्लू लिए कि देखो ये एक सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ब्राज़ील है वो गन्ने से बनाता है, उसके बाद गन्ने का अच्छा है। अमेरिका मक्का से बनाता है, 150 मिलियन टन मक्का को यूज़ करके हर साल इथेनॉल बनाता है। तो वहाँ से हमारा हुआ कि ये वहाँ से, तो लोगों को पहले, आप जो सही कह रहे हो मीनाक्षी जी, कि लोगों को जानकारी नहीं थी कि मक्का से भी इथेनॉल बनेगा। इवन हम लोग एज ए रिसर्चर भी हमने छोटा, मतलब हमने हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी उस लेवल पे तक रिसर्च नहीं करी थी कि इसको एक कॉमर्शियल लेवल पे लोग इसकी अनुमति देंगे। जब 2012 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, 2014 में पहली बार हम लोगों ने 2G और 1G इथेनॉल के ऊपर बात करके और इसके ऊपर चर्चा चालू की। तो तब से मतलब इतना नहीं था कि हम इतने बड़े लेवल पे कम समय में पहुंच जाएंगे। तो आज की डेट में हम 20% ब्लेंडिंग की तरफ पहुंचे। तो कहीं न कहीं जो किसान हैं पहले इतना जागरूक नहीं था, क्योंकि मक्का लगभग पोल्ट्री फीड में यूज होती थी 55%, 10-12% एनिमल फीड में यूज होती थी। तो लोग देखते थे ये कहीं फीड में जाती है, ठीक है। 17-18% स्टार्च भी था। आज की डेट में हम लोग 10 मिलियन टन के आसपास मक्का को इथेनॉल में यूज करें। तो कहीं न कहीं से किसान इसके लिए जागरूक हुए हैं। जिस इस इंडस्ट्री के लिए जैसी मक्का चाहिए, जिस तरह की चाहिए, डिफरेंट सीजन्स में चाहिए, लोगों ने सीजन्स भी बढ़ाए, रीजन्स भी बढ़ाए, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अपन। जी जी बिल्कुल। तो वो एक बड़ा है, और ये एक नया इकोसिस्टम बन रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 साल पुराना बच्चा है जिसको हम बात करेंगे, ठीक है ना, 23 से 25 है ना। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोगों में जागरूकता आई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो मक्का का उत्पादन 38 मिलियन था टन था, वो 43 मिलियन टन हुआ है एक साल के अंदर ही, सीधा 5 मिलियन टन बढ़ा है। और जो हम 2 से 3-4 मिलियन टन मक्का एक्सपोर्ट करते थे, तो हमारे यहाँ थोड़ी कमी पड़ी, तो हम आधे से लेकर 1 मिलियन टन मक्का हमने इंपोर्ट भी की है। लेकिन अभी इस साल लोग इतना उगा रहे हैं कि लगभग आपका 50 मिलियन टन के आसपास मक्का होगी। तो डॉक्टर टीकम सिंह जी, जो आपसे मैं अब जानना चाहती हूँ वो ये कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिसी जो है वो हमारी क्या कहती है, और ये प्रोडक्शन क्या उस पॉलिसी का ही हिस्सा है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बड़े फार्मलैंड्स को उस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है? क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो एक तरह तो ग्रीन और क्लीन एनर्जी भी नहीं है, हमें उसके सब्स्टिट्यूट्स तो ढूंढने ही हैं, जिसको हम ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन हमारे देश की पॉलिसी इस एथनॉल ब्लेंडिंग और इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहती है? बिल्कुल, ये जो मक्का का प्रोडक्शन बढ़ाना है ये इस पॉलिसी के तहत ही है। गवर्नमेंट ने इसकी MSP हर साल दर साल इसकी बढ़ा रही है। अभी जो मक्का की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो करीब 2475 रुपये है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि
जो एथनॉल का प्रोडक्शन जो दूसरे हमारे जो सोर्स से होता था, खासकर शुगर केन से, वो उसका स्कोप कम हो गया, कम रह गया, लेकिन उतना उससे भी हो रहा है क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है। तो हमें दूसरे जो सोर्स हैं उनकी तरफ देखना होगा। तो मक्का इसमें बहुत अच्छा विकल्प है। और जैसा कि मक्का का उत्पादन के बहुत स्कोप है भारत के अंदर, हम देखते हैं कि जैसे अभी जो मक्का का उत्पादन है करीब 43-44 मिलियन टन के आसपास है, और इसका क्षेत्रफल भी बहुत काफ़ी कम है। तो इसका उत्पादन जो हमारी जो और धान्य फसलें हैं उनके मुकाबले में कम है। जैसा कि मक्का एक्चुअली यहाँ की फसल नहीं है, बहुत बाद में लेट इंट्रोड्यूस हुई है, पर धीरे धीरे ये पिकअप हो रहा है इसका, और इसका उत्पादन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और आने वाले टाइम में जब इसका इंडस्ट्रियल यूज है, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है कि इसका हर पार्ट, हर चीज़ जो है उपयोग में आती है। आप इंडस्ट्री के हिसाब से भी देखिए, आपके खाने के हिसाब से भी देखिए, हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं पशुओं के चारे के हिसाब से भी, तो इसका जो बहुत उपयोग है। और ये हमारे जो फसल विविधीकरण के माध्यम से ये इसका उत्पादन बढ़ रहा है। और इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हमारे अनुसंधान की भी जो आकांक्षा है, नई नई वेराइटियाँ जैसा जिस प्रकार की, जैसे इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक हो, वो एथनॉल को ज़्यादा बढ़ावा देती है, वैसी वेराइटी डेवलप करना, तो वो काम इस पे चल रहा है। और लगातार इस ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से भी और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भी कि इसका उत्पादन बढ़े और उससे हमारा जो एथनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़े। तो शंकर लाल जी, कौन सा पार्ट है एक तो मक्का का जो कि फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसा टीकम सिंह जी ने बताया कि उसके मल्टीपल यूजेस तो हैं, वो तो हम जानते ही हैं उसको, मतलब एक तरह का वो ग्रेन भी है और पशुओं के लिए भी फॉडर भी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो उसका कौन सा पार्ट, क्योंकि और फिर उसका जो एक कॉम्बिनेशन है कि उसको जहाँ तक पहुँचाना है और जहाँ पर उसका प्रोडक्शन एथनॉल में होना है, क्योंकि एथनॉल सिर्फ बना देने से बात नहीं बनेगी, वो परसेंटेज कितना है जो कि हमारा अभी करंट फ्यूल जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उसमें जो ब्लेंडिंग है वो कहाँ पर और कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है, वो गाड़ी चलाते हैं तो उनको पता लगना चाहिए। देखिए, जो अभी मक्का का जो भाग यूज हो रहा है इथेनॉल बनाने में, वो दाना है, ठीक है। अच्छा। अगर 100 किलो दाना लेते हैं तो लगभग उसमें 38 लीटर इथेनॉल निकलता है। और 38 लीटर वो इथेनॉल आपका जो, जैसे आपने 80 लीटर पेट्रोल लिया और 20 लीटर उसमें से निकालेंगे, उसको मिक्स कर देंगे, तो जो आपका 100 लीटर जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20 लीटर आपका इथेनॉल होगा, ठीक है ना, उसी सेम पेट्रोल के अंदर। मीन्स उसको बोलते हैं 20% EBP या 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है। तो ये जो मक्का का अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको 20% लाने में जो 10%, लगभग मक्का का योगदान आधा है, 40 से 50% मक्का से मिल रहा है, ठीक है, बाकी गन्ने और उससे मिल रहा है। तो जो ये इथेनॉल बनने के बाद जो चीज़ इसकी बचती है उसको हम DDGS कहते हैं, डिस्टिलरी ड्राई गैस एंड सोल्यूबल्स। उसके अंदर प्रोटीन और फैट की कंटेंट काफ़ी बढ़ जाती है। तो प्रोटीन वो फिर आपका क्या होता है, एक हाई एनर्जी न्यूट्रिशियस फूड होता है जो आपकी पोल्ट्री और एनिमल फीड सेक्टर में जाता है। तो जो आपका इथेनॉल है वो इथेनॉल की फैक्ट्री से निकलता है, जो भी इथेनॉल की प्लांट है, और जहाँ भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो ONGC हो गई, उसके बाद इंडियन ऑयल्स हो गया, ये सारी कंपनीज पहले अपना एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती है कि हमारी एनुअल डिमांड इतनी है, ठीक है। तो वो लगभग अभी जो देश में 1000 करोड़ लीटर है लगभग आपकी इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सारी कंपनी अपनी अपनी डिमांड के अनुसार निकालती है कि मुझे यहाँ पे इतना चाहिए, यहाँ पे इतना चाहिए, यहाँ पे इतना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर जो जिसने भी अपने इथेनॉल प्लांट लगा रखे हैं, ठीक है, तो लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे देश के अंदर, और देश के हर राज्य के अंदर इथेनॉल मेकिंग प्लांट बनाए हैं, जिसके अंदर या तो मक्का या गन्ना। अच्छा, ये सरकार ने बनाए हैं या इसमें प्राइवेट प्लेयर्स हैं? नहीं, इसके अंदर जितने भी आपके इथेनॉल प्लांट बने हैं ऑलमोस्ट सारे वो आपके प्राइवेट के हैं, या किसी ने ONGC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्होंने भी बनाए एक दो, लेकिन मैक्सिमम ये प्राइवेट प्लेयर्स के हैं। भारत सरकार की एक स्कीम थी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसके अंदर आपको 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप मोटा मोटी बात करें तो जैसे आपको 100 किलो लीटर पर डे कैपेसिटी का प्लांट लगाना है, ठीक है ना, तो 100 किलो लीटर मतलब 10,000 लीटर पर डे
की कैपेसिटी का अगर प्लांट लगाना है आपके इथेनॉल का, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो 90 से 100 करोड़ आती है, ठीक है। अच्छा। तो ऐसे करके हमारे पास लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो उसमें जितने भी हमारे पास शुगर मिल्स थी, अभी जो नया डेवलपमेंट ये है, वो शुगर मिल आप देखेंगे जो फंक्शनिंग है 4 से 6 महीने रहती है, ठीक है ना। और जो 4 से 6 महीने बाद वो बंद हो जाती है। तो आपने देखा होगा रिसेंट 3 साल में कभी ये इश्यू नहीं आया कि शुगर फार्मर्स को पैसा नहीं मिला है, देखा आपने। तो ये मार्केट के अंदर न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो मक्का की वजह से या चावल की वजह से, जैसे भी उन्होंने क्या किया, डुअल फीड बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री लगा दी है। डुअल फीड का मतलब 3-4 महीने वो चलेगी गन्ने पे या उसके मोलेसेस पे, और उसके बाद 3-4 महीने वो चलेगी, 3-4 बचे वाले 6 महीनों में वो चलेगी मक्का और चावल के ऊपर, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल फंक्शनिंग है वो राउंड द ईयर हो गई है, ठीक है। और राउंड द ईयर फंक्शनिंग होने से जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। तो अगर इथेनॉल का अगर एक इनडायरेक्ट फ़ायदा जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ कि गन्ने के फार्मर को राहत जो मिली है, ठीक है ना। और ओवरऑल जो हमारी शुगर की प्राइसेस और शुगर का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो हमने एकदम से जो हमारा एक दुरुस्त बना है मार्केट इकोसिस्टम, तो ये इथेनॉल का एक तरह से देखा जाए ऑफशूट पॉजिटिव इफेक्ट है। ओके। लेकिन मैं एक चीज़ जो आपसे टीकम सिंह जी जानना चाहती हूँ ये कि क्योंकि हम तो इसमें मानकर चलते हैं कि रूरल इकोनॉमी जो है वो भी एक तरह से बूस्ट होगी, क्योंकि हम कॉर्न की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्लांट लगाने वाले लोग हैं, जैसा सर ने कहा कि वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, और फिर जो भी कंपनीज़ हैं जो कि पेट्रोलियम का सप्लाई करती हैं, उन सब का एक तरह का कोऑर्डिनेशन है। लेकिन बावजूद उसके भी मेरा ये फर्म बिलीफ है कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है किसी एक फसल का, वो कॉर्न का हो रहा है, इथेनॉल के लिए अगर वो उसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से बाय प्रोडक्ट उसका यही होगा कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब किसी चीज़ के उपयोग बढ़ेंगे तो मार्केट में कंपटीशन होगा। प्राइवेट इंडस्ट्री लगाए हैं, प्राइवेट प्लांट्स लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सरकार का समर्थन है, जैसा कि कम रेट पे उनको इंटरेस्ट दिया गया है। तो अगर बाज़ार में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसके बाज़ार के जो है दाम बढ़ेंगे, उस चीज़ के दाम बढ़ेंगे, और उससे जो हमारे छोटे किसान हैं और जो मेज़ कॉर्न का जो उत्पादन करते हैं उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में देखिए डेवलपमेंट होता है किसी चीज़ का, तो उसमें समग्र विकास होता है। उस सब जो उसमें है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या अपना अनएम्प्लॉयड जनता है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और दूसरा किसानों की जो उत्पादन है उसको सही दाम मिलेगा। नहीं तो क्या हो रहा था कि पहले, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि करीब 50% ये एनिमल फीड में जाता था। तो एनिमल फीड में इतना खर्च इन्वेस्टमेंट करते नहीं है किसान भाई और प्राइवेट कंपनी भी। लेकिन जब इसका इंडस्ट्रियल यूज होगा तो निश्चित रूप से मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके दाम बढ़ेंगे, और उससे किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी। और इससे और भी कई फायदे हैं। जब हम एथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे तो जो हम डीजल और पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं, उसका जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है, जो ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जब हम इथेनॉल यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी कटौती होती है, करीब 30-40% जो है आपका ग्रीन हाउस गैस में कट हो जाता है। तो उससे हमारा एनवायरनमेंट भी, और हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हमें 2070 तक पूरा जीरो इमिशन करना है, सभी तरह, सभी एग्रीकल्चर से लेके और भी जितने सेक्टर है उसमें, तो उसको हम प्राप्त करेंगे। तो ये उसी का पार्ट है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, और इससे किसानों को भी लाभ होगा और साथ में दूसरे भी जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये केवल फ्यूल में भी नहीं, दूसरे भी उपयोग में भी आएगा। तो इसका उत्पादन जो होगा तो दूसरे जो और प्रोडक्ट है उनमें भी काम आएगा, और इससे पूरा जो, जैसे मैंने कहा ना, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हमारे एग्रीकल्चर को और पूरी इंडस्ट्री को लेके चलेगा। ओके सर। शंकर लाल जी, कोई एरिया स्पेसिफिक है क्या? जैसे क्योंकि हम ये तो मानते हैं कि कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर जो फसल है उसका प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। और मैं इसलिए भी जानना चाह रही हूँ क्योंकि जब हमने ये बात की कि जो
इंडस्ट्री या फिर जो कॉर्न है उससे एथेनॉल बनाने के जो प्लांट्स हैं या सेंटर्स बनाए गए हैं, वो आपने कहा कि लगभग हर स्टेट में बनाए गए हैं। जी। तो उसमें क्योंकि हम एक चीज़ अच्छा करें और बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट और बाकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और वो सब चीज़ें अगर बढ़ा दें तो भी शायद उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो कोई एरिया स्पेसिफिक जगह है जो कि डिसाइड किए गए हैं कि यहाँ पर हों, कुछ स्टेट्स जहाँ पर कि आप बता पाएँ कि वहाँ पर इसमें ज़्यादा उम्मीद बनती है कि वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है? जी। देखिए, जो अगर मीनाक्षी जी ओवरऑल इकोसिस्टम को देखा जाए तो इसमें क्या है कि जो मैंने जैसे बोला कि पूरे कंट्री में आप देखिए पेट्रोल की खपत होती है, तो उन्होंने लगभग पूरे कंट्री में जो मेजर स्टेट्स हैं, इवन आप नॉर्थ ईस्ट में आसाम की तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी 6 इथेनॉल प्लांट लगे हैं, ठीक है। अच्छा। और वो इथेनॉल प्लांट लगे हैं, और जो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देखें तो वो है पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है और महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो राज्य हैं, इनमें राज्यों में बनने का मतलब रीज़न यही था कि पहले जो जब बनाए गए थे, जिस तरह से सैंक्शन की जा रही थी, तो ये बताया था कि हम गन्ना यूज़ करेंगे या चावल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब इन राज्यों के अंदर जो प्रोस्पेक्टिव स्टेट समझता हूँ, जिनके अंदर इसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और आगे भी जाना चाहता है, तो इसमें ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें आपके बंगाल, बिहार और आसाम। आसाम और बंगाल, बिहार में ये है कि हमारे पास एक तरह की ज़मीन है, जिस ज़मीन से आप कह रहे हैं ना कि दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो भी हमें देखना है, क्योंकि अब पता लगा कि एक चीज़ सही कर रहे हैं, 5 चीज़ें गलत हो गई हमसे, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे भी नहीं जाना है। तो हमारे पास लगभग 120 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जिसके अंदर इस मौसम के अंदर कोई खास फसल नहीं होती है, उसको हम राइस फेलोज कहते हैं। टिकम सिंह सर जी, इनका बहुत अब अनुभव है उनमें काम करने का, और उनमें चक्कर ये होता है कि जो आपका खेत है ना, वो आपका कभी नवंबर में खाली होता है, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में खाली होता है। तो उस समय उनके पास जो फसल करने के लिए कुछ ऐसी फसल चाहिए जो कभी भी बो और कभी भी पक जाए। तो उसमें सबसे जो फिट आ रही है वो मक्का है। अगर आसाम में कहें तो पिछले 5 साल में जो वहाँ की CAGR है वो 10% से ऊपर है मक्का की, और मक्का वहाँ कोई जानता नहीं था। आज ये देखिए कि लगभग चावल के लगभग बराबर उत्पादन चावल का और मक्का का उत्पादन आसाम में हो गया है। तो ये कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन उसको अगर डाटा देखेंगे, अगर उसके यहाँ विजिट करेगा तो उसको पता लगेगा। तो आप देखिए, जो आप कह रहे थे ना किसानों को कितना मिलता है क्या नहीं, तो पिछले साल जो हम लोगों ने मतलब सरकार के जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के, उन्होंने कहा कि हमारे देश में लगभग जो इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है उससे 1.5 लाख करोड़ रुपए की हमारी विदेशी मुद्रा बची है, ठीक है। और मक्का के किसानों को स्पेशली 45,000 करोड़ रुपए मक्का के किसानों के गए हैं उसमें थे, मतलब जो अतिरिक्त आय हुई है या जो भी अतिरिक्त प्रोडक्शन हो रहा है। अगर 23 में हम देखें, 23 से पहले जो मक्का का भाव था, ठीक है ना, और उस 23 के बाद में इस साल हालांकि अभी भाव थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन 2 सालों में आप देखिए मक्का का इतना अच्छा भाव था। मैं आपको बोला कि 5 मिलियन टन किसी भी फसल में उत्पादन नहीं बढ़ा। अगर उसका डेल्टा देखा जाए 12% 15% ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ किसी भी फसल में नहीं होती। तो ये केवल इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, कोई सरकार खरीदती नहीं है, फिर भी आप देखिए कि उसके बेसिस पे हो रही है। तो ये जो एरिया है कोई फिक्स नहीं है, लगभग हर स्टेट के नहीं, वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी प्लांट है, ठीक है। आप लेंगे तो गुजरात में भी है, ठीक है ना। तो हर स्टेट के अंदर प्लांट लग रहे हैं या लगाए जा चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लानिंग है, क्योंकि OMC वैसे टेंडर करे, जो आप कह रहे हो ना कि उस ईंधन को ले जाने के लिए जो फ्यूल है, हमारा फ्यूल यहाँ से लेकर अगर हम लोग कांडला से लेकर अगर हम डिगबोई तक ले जाते हैं उसको, तो आप देखिए उसमें इतनी कॉस्ट आ जाएगी कि वो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हम कच्चा तेल भी निकालते हैं, तो कच्चा तेल को पहले ला के प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करने में भी एनर्जी लगती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें भी एनर्जी लगती है। तो जब होल इकोसिस्टम बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसमें आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है SDGs 2030 में ही हमें पूरे करने हैं, उसमें क्लाइमेट एक्शन है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो वो क्लाइमेट एक्शन का हो गया। दूसरा ये है कि आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर के लोगों से हम लोग इतने निर्भर रहते हैं कि हमें वहाँ से तेल खरीदना है, यहाँ से खरीदना है, वहाँ से नहीं खरीदना है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास 45% जो आबादी है जिसको एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड है, क्या हम उनको एक अलग से एक ऑप्शन दे पा रहे हैं? तो क्या ये एक सर्कुलर इकोनॉमी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, उसी के तहत इसको ले जाया जाए, इसको इकोसिस्टम को और मजबूत किया जाए,
ताकि जो वो किसान जो पैदा करता है, जिसको अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया जा रहा है, और वो बन गए ऑलरेडी ऊर्जादाता, भाई उन किसानों के बदले थी हमने 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल किया है। नहीं तो क्या है, अभी जो हमारे पास बाकी जो बनना है इससे और भी आगे काफ़ी चीज़ें आने वाली है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ ये है ना डॉक्टर टीकम सिंह जी की एक मिथ है लोगों के मन में, वो कितना सही कितना गलत आप उसको बस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा कुछ कहा गया कि इथेनॉल में जो वो पावर है वो नहीं है, सस्पेंशन और बाकी सब चीज़ों का थोड़ा इशू है, जो इंजीनियरिंग है इंजन्स की उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, और जो अब तक हम फ्यूल इस्तेमाल करते थे वो एक अलग तरह का स्टार्ट, एक अलग तरह का पुश और किक देता था, अभी इथेनॉल जो है वो थोड़ा माइल्ड है। तो कुछ मतलब इस तरह की भी चीज़ें थोड़ा सा फैलाई जाती हैं, उसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत फार्मर्स का तो एक तरह का से है ही, इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पॉलिसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम ग्रीन फ्यूल के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने पूरे सिस्टम को, इकॉनमी को, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस हवाले से क्या जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा ये मिथ है, तो अभी तक तो ये मिथ ही है, ऐसा तो कुछ अभी लगा नहीं है, और ऐसे व्यूज़ ज़्यादा नहीं है कि जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इस तरह का देखा गया है कि वो थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं। उन फ़ायदों को देखते हुए हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो वो चीज़ तो है, बट इतना नहीं है, और समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज होती है। आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, हालांकि अभी ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, जो पहले जो गाड़ियों के इंजन थे या जो जिस तरह का सिस्टम है व्हीकल्स में, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, और उसमें ऐसी दिक्कत किसी के अभी रिव्यूज़ में इतना ज़्यादा नहीं है, और फिर भी अगर आता है तो ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में इवॉल्व होगा, और उस तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। नहीं, मैं इसलिए भी जानी थी, जैसे B6 की हम बात करते हैं, EBP की हम बात कर रहे हैं, तो इनका परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन है या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम अपग्रेड करते हैं B4 से B6 पे हम आए, इंजन और पेट्रोलियम और उन सब चीज़ों को लेकर जो बदलाव है, और इसमें हम EBP यानी कि हम बात कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की। तो ये मैं जानना चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ये है, तभी इसको लिया गया है। इनको E20 मतलब 20% ब्लेंड है इथेनॉल का। आने वाले जो 2030 तक जो गवर्नमेंट का टारगेट है, इसको E30 तक ले जाना वही मैं जानना चाहती हूँ कि वो हम बढ़ा भी लेंगे तो भी कोई फर्क तो नहीं होगा ना? नहीं, उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा उसमें परिवर्तन आना नहीं है, उसमें जो आपके व्हीकल वगैरह हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जैसे मैंने बताया, दूसरे जो इसके फ़ायदे हैं, एक देश के हिसाब से भी, किसानों के हिसाब से और उपभोक्ता के हिसाब से भी, आपकी जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी आपकी स्टेबल होंगी। नहीं तो आप पूरा इसी पे अगर निर्भर रहेंगे तो फ्यूचर में जो है ना प्रॉब्लम होंगी, दामें बढ़ेंगे। तो वो चीज़ है, उन चीज़ों को सस्टेनेबल ऑप्शन के हिसाब से देखें तभी ये ग्रीन एनर्जी ऑप्शन है, रिन्यूएबल हैं और चीपर हैं उनके कंपैरिजन में। हाँ, एक तो मैं इसलिए क्योंकि 2030 तक अगर हम शंकर लाल जी कह रहे हैं कि 30% चले जाएंगे, तो 20% अभी हमने 10% देन 20 और अब हम 30 की बात कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आगे और भी क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? मतलब उसमें इतनी पावर जनरेशन वाली बात तो हमको देखनी ही पड़ेगी। और 5 बड़े बेनिफिट्स जो हम अगर एथेनॉल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाते हैं अपने फॉसिल फ्यूल में, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इकोनॉमी के लिए वो अच्छा होगा, वो पॉइंटर्स कौन कौन से बताएंगे आप? देखिए, जो ये जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सरकार पहले से निर्देश दे, इवन 2003 की जो हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी उसमें भी निर्देश दिए गए थे कि आप हमारी जितनी भी गाड़ियाँ बनाओगे आप 20 से 30% EBP के लिए बनाओगे, उनके लिए सूट होनी चाहिए। कुछ ने इसको कंप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया। 18 में नहीं, मेरा इसलिए भी सवाल है कि जैसे बायोफ्यूल अक्टूबर 2023 की हम बात कर रहे हैं कि हम दो ही साल हुए हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि 2003-4 से एक तरह से पाइपलाइन में चीजें थी, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली ही बात है यहाँ पर कि हम धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। 3 से 23 के बीच में जो 20 साल है ना, केवल वो गन्ने पे निर्भर रहे।
मैं ये कह रहा हूँ मक्का जो आई है वो 23 में वो आई है। 23 में आई है, मक्का ठीक। 23 में आई है। बहुत कम मक्का यूज होती थी, जैसे आप देखो कि 5 लाख टन 10 लाख टन मक्का यूज होती थी इथेनॉल में, वो भी इंडस्ट्रियल इथेनॉल जो बनता है हमारा, जैसे हमारे देश में 1350 करोड़ लीटर के आसपास 1400 करोड़ लीटर के आसपास इथेनॉल होता है, तो 1000 के आसपास ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें पेट्रोल। तो जो ब्लेंडेड करने के लिए गवर्नमेंट ने निर्देश दिए, और आज की डेट में कुछ कंपनी ने तो एक आध बाइक भी ऐसी निकाली जो हाइब्रिड पे है। हाइब्रिड आई मीन 100% इथेनॉल है, 100% पेट्रोल के ऊपर चल सकती है। तो हाइब्रिड, फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स, ये सारी चीज़, हाँ, ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है ना, ये इनको अडॉप्ट करनी होगी नेचुरली। अगर मतलब ऐसा अभी जैसे सर ने भी बताया कि ऐसा कोई समय देखने में नहीं आया है कि इसमें काफ़ी जो जगह ये चीज़ें वाइड स्प्रेड रूप में कि यहाँ पे ख़राब हो गया है, ये इंजन ख़राब हो गया है, यहाँ पे माइलेज कम दे रहा है, यहाँ वैसा है, ठीक है। तो नेचुरली अगर आपका जो कंपेटेबिलिटी है, ठीक है ना, वो आपकी 30% की कंपेटेबिलिटी को लेके चलती है सरकार ने यही लेके चली है कि आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर को 30% कंपेटेबल व्हीकल आपको एटलीस्ट रखने हैं। तो अभी तक जितने भी हो रहे हैं, BS6 की जो बात कर रहे हैं, BS6 और इवन 2019 ऑनवर्ड्स के जितने भी व्हीकल है उनमें लगभग यही बताया जाता है कि वो 30% के लिए कंप्लाइड है ऑलरेडी, ठीक है ना, अच्छे से। और उससे पहले भी काफ़ी कंपनी पे स्टार्ट किया। तो जो आपका जितने भी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी एक मेजर रोल है। अगर कहीं पे भी ये ज़रूरत पड़ती है, मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि लोगों को ये भी, अगर कहीं पे भी ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी कभी होता है ना, कॉल बैक टू द कॉर्स करती है, ठीक है, कॉल बैक टू द व्हीकल करती है सरकार, तो वैसे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो करना चाहिए। और किसी में अगर छोटा सा सजेशन है, कहीं कहीं हमने ऐसे रिव्यू भी पढ़े हैं कि 1000 रुपीज़ में ये जो है कंपेटेबल हो जाएगी आपकी 60% EBP की तरफ, ठीक है। सो लेट्स टेस्ट दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर 1000 रुपये में अगर आपकी कार 40-50-60% के प्रति कंपेटेबल हो रही तो बहुत अच्छा है। जो आगे जो आने वाली चीज़ है, मेरा सवाल इसमें एक और है एडिशनल, वो ये कि अगर कोई एक्स है, वो ये कह रहा है कि आपका 1000 या जितने भी पैसे में वो उसको एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर उसका जो परसेंटेज है उसको बढ़ा सकता है और उसकी एफिशिएंसी अच्छी दे सकता है, तो वाई गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग ड्रास्टिक? हम जान नहीं सकते हैं क्या हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, वो एक कारण है, या हम फेज वाइज ही जाना चाहते हैं, वो सब चीज़ों के लिए बेहतर है, वो एक कारण है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो ये है कि जो फेज वाइज जा रहे हैं ना, इसमें जो फेज वाइज का इनका टारगेट से 15% का था लगभग टारगेट 2025 तक, ठीक है, या 10% का ही था। उसको फिर इन्होंने देखा कि हमारे पास अच्छी लीड आ गई है, इसलिए उन्होंने प्रीपोन कर दिया टारगेट। जो 2030 का जो टारगेट था वो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल था। इवन गवर्नमेंट वाज आल्सो नॉट श्योर कि हमें इंडस्ट्री, फार्मर्स और इनकी तरफ से प्रोडक्शन का इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो है कि बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, हम लोग ऐसे जब भी नए इकोसिस्टम डेवलप होते हैं तो हमें हमेशा, मुझे जो लगता है कि हमेशा अपने टारगेट को रिवाइज करते रहना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सी रहना चाहिए, कि ये नहीं कि बस इसी को लेके चलेंगे। तो हमें एक ब्रॉड लेवल पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करें और अवेलेबिलिटी देखें, क्योंकि देखिए हम कोई फूड सिक्योरिटी के ऊपर उसको स्टेक पे रख के हम लोग फ्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ को आप जब एनालाइज करते हैं, जो मक्का है, मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो 120 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है, वैसी ज़मीन, उसमें अगर 1/3 ज़मीन भी आ जाती है या 1/4 ज़मीन भी आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर मक्का होनी है, अच्छा इकोसिस्टम बन जाता है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो मक्का आज की डेट में 43 मिलियन टन है, वो आराम से आने वाले 8-10 साल के अंदर डबल हो जाएगी, सीधी 80 मिलियन टन इसको करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो पिछले 10 सालों में भी लगभग हमारा उत्पादन डबल हुआ है, पिछले 10 सालों में भी उत्पादन डबल हुआ है, तो आगे 10 सालों में भी हो सकता है, क्योंकि इसके इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, और ये हर समय उगाई जा सकती है अपने देश में। हर दिन मक्का उगाते हैं, हर दिन मक्का काटते हैं। तो आप जो 5 बेनिफिट कह रहे थे बड़े, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं कहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली अपने देश में जो अभी भी सेक्टर है वो है कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। उस एग्रीकल्चर के को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, चाहे वो मक्का का किसान हो, गन्ने का किसान हो, चाहे चावल का किसान हो, ठीक है, उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इवन सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल के ऊपर बात कर रही है, क्योंकि पेट्रोल हमारा 1/3 ही कंज्यूम होता है, 2/3 होता है हमारा डीजल। अगर 10% डीजल करेंगे ना, तो पेट्रोल में जितना 20 में खर्च हो रहा है उतना आपका 10% में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर भी आएंगे, SAF के ऊपर भी।
तो ये जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बहुत अच्छा बनता है इसका, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया किसानों के ऊपर, जो आपकी कृषि है वो अच्छी बनेगी। दूसरा, आपको बाहर से जो कच्चा तेल मंगवाना पड़ता है, जो हमारा विदेशी मुद्रा लग रही है, ठीक है ना, अगर हमारा देखें ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी हमारे भारत का है, तो हम भारत को अगर एक अच्छी मजबूत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी देखते हैं और जो हम 2047 का विज़न पूरा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इथेनॉल है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा कि हम लोग एक हमारा ट्रेड का सरप्लस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन हम इथेनॉल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं नियर बाई कंट्रीज़ को, अगर हम चाहते हैं तो, ठीक है। और तीसरा जो है जिसमें इसमें इस बड़ी इंडस्ट्री के अंदर रोज़गार के अवसर बनेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका मशीनरी और इंडस्ट्री सेक्टर में जो रोज़गार बनेगा, उस रोज़गार को लेकर आपको जो आपका बेरोज़गारी की जो समस्या है, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के अंदर हर इकोनॉमी रहती है, तो उससे आप ले सकते हैं। चौथा जो प्रमुख बेनिफिट है वो इन्वायरमेंट का, ठीक है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ द लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, आपका क्लीनर इन्वायरमेंट, और ये आपका रहेगा तो आप एक अच्छी और मजबूत भविष्य में आने वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका रिन्यूएबिलिटी, आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे देश में पिछले साल में रिन्यूएबल एनर्जी पिछले 10-15 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसमें आपकी विंड एनर्जी ले लीजिए, सोलर एनर्जी ले लीजिए, उसका बहुत बड़ा है। लेकिन जो फ्यूल है इसको रिन्यूएबल बनाना और इसको यूज़ करना, जैसे मैं कह रहा हूँ मक्का के दाने से बन रहा है, जो जितना भी बायोमास होता है उसमें भी लगभग 18 से 20% इथेनॉल बनता है। जैसे मक्का का अगर तूड़ी लेंगे, चावल की तूड़ी लेंगे आप, उसमें 18 से 20 लीटर इथेनॉल बनता है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी अभी भी मैच्योर होनी है, उसको कितना अच्छे से मैच्योर कर पाते हैं ताकि हमारा जितना भी बायोमास हो रहा है उसको वोलराइज करके एक नए प्रोडक्ट बनाए और नए प्रोडक्ट बना के उसको हम जो इकोनॉमी के अंदर यूज़ कर सकें, ठीक है। तो वो बिजनेस मॉडल भी बनना है। बिल्कुल, तो ये 5 बड़े इसके एक बेनिफिट्स और भी मैं आप यहाँ ऐड करना जी, चाहूँगा बिल्कुल, कीजिए, इसमें, कीजिए। जो जैसा बताया ना 5 बताए, हाँ जी, साथ में अगर हमारा ज़्यादा एरिया मक्का की तरफ आएगा तो आप देखेंगे मक्का एक ऐसी फसल है जिसके अंदर जो पानी की जो मांग है कम है करीब वो। 50 से 60% धान और गन्ना के कंपैरिजन में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है इसको लगाने के लिए। और ये पूरे भारत में मक्का की खेती होती है, जैसा बताया हर रोज बोते हैं, हर रोज काटते हैं। तो हमारे जितने नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो राइस फैलो एरिया है, वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो खरीफ सीजन में जो मक्का होती है उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा सेंट्रल एशिया है और जितना हमारा जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी मात्रा में इसको, मतलब एरिया में इसको लगाया जा सकता है। और जहाँ पानी का दोहन ज़्यादा होता है, जैसे हमारा पंजाब हरियाणा के अंदर जो किसान हैं धान की खेती लगा रहे हैं, तो उसमें बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ जो फसल का विविधीकरण के रूप में इसको मक्का को ले सकते हैं। फसल को हम वहाँ जहाँ ज़्यादा इनपुट चाहिए, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, वहाँ इसको लगाया जा सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इससे एडवांटेज है, जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है वो टिकाऊपन बना रहेगा। मैं एक चीज़ ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे गन्ना था, गन्ने से हम कॉर्न पर आए, कॉर्न के अलावा भी क्या कुछ और सोचा जा रहा है? ऑल्दो आज हम कॉर्न के ऊपर ही फोकस्ड हैं, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इज देयर एनी अदर क्रॉप और कुछ वैसा भी जिसको कि हम ये देखें कि आने वाले वक्त में उसके ऊपर भी हम देखें कि उसको भी इथेनॉल या फिर बाकी अदर जो हमारे इस तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं उसमें हम करें उनको? बिल्कुल, जितना जो ग्रेन पार्ट होता है उनके अंदर, सभी के अंदर ये बेसिकली जो आपका एथेनॉल बनता है ये स्टार्च से बनता है। जो जिस ग्रेन के अंदर, अधिकतर ग्रेन के अंदर जो अपने सीरियल्स हैं उनके अंदर स्टार्च अधिक मात्रा में होता है। जैसे आपके पोटैटोज हैं, हाँ, उनमें भी होता है, पोटैटो में भी होता है। हम आने वाले वक्त में फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, आपके गेहूं में भी। लेकिन उनका हमारा जो पर्पज है, जो धान्य वाली फसल, जैसे हम बताए कि हमारी खाद्य सुरक्षा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हमें उसको तो बनाए रखना है। जो जैसा टुकड़ी जो होती है FCI में, अपना जो चावल की जो टुकड़ी होती है उसका उपयोग लेते हैं, उसमें भी स्टार्च होता है, गेहूं में स्टार्च होता है। इसी तरह से दूसरे जितने भी सीरियल्स हैं उनके अंदर, ग्रेन के अंदर स्टार्च होता है, उसको काम में लिया जा सकता है। ओके सर, बिल्कुल। कुछ ऐसे फीड स्टॉक है मैडम,
चैलेंज उसके मैं अंदर- जानना चाह रही थी आपसे, जी। आप बताइएगा इसके बारे में भी। और चैलेंज किसी तरह का कोई फेस किया जा रहा है क्या? क्योंकि हम तो 20% से 30% पर जाने की बात कर रहे हैं, पॉलिसी भी है और गवर्नमेंट इसको हैंड इन हैंड ले रही है, प्रमोट भी कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं, बट स्टिल डू वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज इन इट? देखिए, मैं चैलेंज के ऊपर आऊँगा। इसमें फीड स्टॉक में कुछ करना चाहूँगा। उसमें एक चुकंदर है, चुकंदर जो शुगर बीट कहते हैं, जहाँ यूरोप के अंदर शुगर उसकी बनती है, उसको भी एक पोटेंशियल फीड स्टॉक में लिया जा रहा है। ओके। जो पोटेंशियल फीड स्टॉक में स्वीट सोरगम भी है, जो जैसे गन्ना होता है ऐसे ही हम ज्वार को उगाते हैं, वो मीठी होती है, उसको यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी बायोमास हैं इंक्लूडिंग बेम्बू, बेम्बू से भी आपका CBG वगैरह और इस तरह से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट और जो प्लांट बन रहे हैं। तो अब चैलेंजेस ऐसा है कि देखिए, इसमें जब हम लोग नेशनल लेवल पर बात करते हैं, हम काफ़ी जगह जाते हैं, तो आप देखिए कि हर दिन कोई न कोई नया चैलेंज आता है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक है फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी, ठीक है। जो फीड स्टॉक, मेरा मतलब क्या उसको इथेनॉल बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपका मक्का हो गया, गन्ना हो गया, जैसे आप चावल हो गया, मैं नए वाले की बात कर रहा था, स्वीट सोरगम, इसकी फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में जो खेती है वो मानसून का जुआ है, ठीक है। तो कैसे फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी को हम लोग स्थिर रख पाते हैं, ताकि क्या रहेगा कि अगर हम बाहर से भी लेते हैं ना, तेल ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपसे जैसे 100 लीटर लेना है किसी एक्स कंट्री से, ठीक है, उसको एकदम से कहेंगे 125 लेना है, तो वो फिर उसी हिसाब से पैसा बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो प्ले कर सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये इसका महत्वपूर्ण सूत्रधार है और इसका सबसे बड़ा आधार है। दूसरा ये है कि इसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई थी हो गई, हमें कहीं न कहीं ये एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि जहाँ जिस जगह हिंटरलैंड्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, बहुत सारे कारणों, वेरियस रीजन्स की वजह से, वहाँ पे हमें इथेनॉल इंडस्ट्री अभी भी एस्टेब्लिश करनी है, ताकि जो हमारा लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजप्शन का जो हमारा चीज़ है वो है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो सर ने बताई कि हमारी खाद्यान्न सुरक्षा, ठीक है। हम जब भी इथेनॉल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा होता है और माइंड में, और आखिरी तक भी वो रहता है कि खाद्य सुरक्षा तो कहीं पे हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। तो एटलीस्ट हमें 1 साल 1.5 साल का जो खाद्य सुरक्षा है उसको लेके चलना होता है कि इतना हमारे पास खाद्यान्न रहे, तभी जाके कोई एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग इथेनॉल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी खाद्य सुरक्षा, ठीक है। और चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है अभी इसको करने में, वो है इसके वेस्ट प्रोडक्ट का वैलोराइजेशन। उससे क्या हम नई चीज़ बना सकते हैं, क्या उसको ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो इंडियन कंटेक्स्ट में ज़्यादा अच्छी सूटेबल है। और क्योंकि जो फीड स्टॉक है वो इंडिया का यूज़ होगा, तो हमारा जो इसको वैलोराइज करने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ गन्ने की इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता था वो बी हेवी मोलेसेस, सी हेवी मोलेसेस, उस मोलेसेस से अब इथेनॉल बनने लग गया, तो गन्ने की इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होगी, राइट, ठीक है। ऐसे ही जो इससे DDGS बन रहा है, उस DDGS से क्या हम बायोडीजल बना सकते हैं, या क्या हम उससे कॉर्न ऑयल निकाल सकते हैं। कॉर्न ऑयल भी एक बहुत अच्छा ऑयल होता है, जो स्टार्च इंडस्ट्री में जो भी इसका होता है बाई प्रोडक्ट, उससे हम कॉर्न ऑयल ही निकालते हैं। हमारे देश में 1 या 2 इंडस्ट्री है, ठीक है। तो उससे क्या हम लोग कॉर्न ऑयल निकालेंगे। अभी थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसके अंदर जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो जाती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन, ताकि जो हमारी जितना पानी हमारा यूज़ हो रहा है और जितनी हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है, होल लाइफ साइकिल असेसमेंट उसको थोड़ा और मजबूत करना है कि हमारी लाइफ साइकिल असेसमेंट में क्या हम इसको प्रोडक्शन करने में क्या ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और क्या ज़्यादा एनर्जी तो नहीं लगनी है। तो इसको ज़्यादा दुरुस्त करना है पूरी प्रोसेस को। तो ये थोड़े चैलेंजेस अभी हैं और इसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो अनुसंधान और पॉलिसी दोनों अगर मीट करेंगे तो क्योंकि इसके ऊपर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए गए हैं बायोइथेनॉल के लिए, जो कृषि मंत्रालय उन्होंने भी स्टार्ट किए हैं, बाकी भी वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उनसे मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सुदृढ़ करने में मजबूती मिलेगी। ओके, कंक्लूड कैसे करेंगे आप सर, डॉक्टर टीकम सिंह जी? क्योंकि हमने पॉलिसी से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, इंडस्ट्री और फार्मर का कोऑर्डिनेशन से लेकर हमने सब बात की है, तो बहुत ही एक मैं ये कह सकती हूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड और फ्रूटफुल सा सब कुछ नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगे कंक्लूजन में? बिल्कुल, जैसे जितने हमने विस्तार रूप से जो चर्चा की है, इसके एडवांटेज भी देखे हैं, चैलेंजेस भी देखे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है
आने वाले टाइम में, और किसानों के लिए, सरकार के लिए और सभी उपभोक्ताओं के लिए एक, क्योंकि इससे जो चीज़ों की प्राइस है वो स्टेबलाइज होंगी, तो इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इससे इट इज़ ए, क्या कहेंगे इसको, विन विन सिचुएशन जो कहते हैं हम, वो वाली स्थिति है। सभी इसमें को फ़ायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए टीकम सिंह जी, और शंकर लाल जाट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? आप अपनी राय हम तक ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता हम आपको बता दें, DD Urdu specials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।